हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग गैसों का परिवहन। जो क्लास 11th का चैप्टर है श्वसन एवं गैसों का विनिमय, उसमें क्या दिया गया है। सबसे लास्ट में टॉपिक दिया है ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे होता है। आज मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आप लोग देखते रहिएगा। आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग पूरा ऑक्सीजन से लेके कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा परिवहन जितना होता है खत्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। आप लोग नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? पहले देखेंगे कि गैसों का परिवहन में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। लिख लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता है, इसमें जो गैस हम लोग जैसे कि ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन हमारे कुपिका में गया, कुपिका से हमारे किस में गया? रक्तवाहिनियों से होते हुए हमारे किसमें? गुच्छ की कोशिका होती है वहां पर गया, वहां से हमारे ऊतकों के पास गया। ये जो ऑक्सीजन जा रही है ब्लड की सहायता से जाती है, ब्लड की सहायता से जाती है, आपको पता है ना। जब मैं श्वसन एवं गैसों का विनिमय चैप्टर जब पढ़ाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा डिटेल से कि कैसे कैसे जाती है। और बाहरी वातावरण में O2 का दाब कितना होता है, कुपिका में कितना दाब होता है, रक्तवाहिनियों में कितना दाब होता है, ऊतकों के पास कितना दाब होता है। शायद आपको ये पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको मैं पढ़ लीजिएगा पहले, नहीं तो मैं उसको नहीं बताऊंगा। वो होता है गैसों का विनिमय चैप्टर रहता है, गैसों का विनिमय। वो हम लोग नहीं चालू करेंगे आज, हम चालू करेंगे सिर्फ गैसों का परिवहन। जो ऑक्सीजन ब्लड की सहायता से जा रहा है, उसमें कितने ब्लड के साथ जाते हैं और कितना जो है ऑक्सीजन ऊतकों को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, 100% ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिलके जा रहा है। 100% में से 3% हमारे प्लाज्मा में घुल जाता है ऑक्सीजन। 97% हीमोग्लोबिन के साथ आकर ट्रांसपोर्ट होकर ऊतकों के पास जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग को पढ़ना है डिटेल में कि समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी को बताना है। ठीक है ना। तो पहला हम लोग चालू कर रहे हैं ऑक्सीजन का परिवहन, O2 का परिवहन। ये O2 का परिवहन जैसे समझ रहे हैं आप, जैसे कि मानिए कि बाहरी वातावरण है, ये वातावरण है, वातावरण से हमारे कुप्पी की कोशिका में गया, लंग्स में पैदा है तो कुप्पी की कोशिका, इस कुप्पी की कोशिका से हमारे जाएगा रक्तवाहिनियों से होते हुए जाएगा हमारे किसमें? यहाँ पर गुच्छ की कोशिका होती है। क्या होती है? गुच्छ की कोशिका होती है। इससे फिर जाएगा हमारे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ फिर आ जाएगा। यहाँ पर होती ऊतक, मान लीजिए शरीर का ऊतक है, टिश्यू है। यहाँ पर O2 आया, वहां से इसमें आया, ब्लड में नलिका में आया, ब्लड की नलिका में, इसमें से होते हुए O2 फिर इसमें चल जाएगा O2, हमारे रक्त कोशिका में चल जाएगा O2। अब रक्त कोशिका से निकलता है CO2, निकलता है CO2, यहाँ से होते हुए CO2 इसमें आएगा, इसमें से वातावरण में चल जाएगा। इसी को पढ़ना है कि जो O2 आ रहा है इसमें, इसके सहायता से घुल कर जाता है। अब कितना घुला होता है, कितना प्लाज्मा में होता है, इसी को पढ़ना है। समझ गए? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं O2 का परिवहन। ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे। O2 का तो आसान है थोड़ा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत डीपली है। उसको थोड़ा सा भी निगरानी से अपने आंख से हटाएंगे तो वो आपको हटा देगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 100% ब्लड आ रहा है। कितना आ रहा है? 100%। मान लीजिए कि 100% ब्लड आ रहा है हमारे रक्त वाहिनियों में, 100% ब्लड आ रहा है। 100 में से 3% ब्लड, 3% ब्लड प्लाज्मा में घुला होता है। आपको प्लाज्मा पता है ना, 55% भाग प्लाज्मा का भाग होता है, 45% कोशिका, रक्त कोशिकाओं का होता है। ठीक है, 3% जो प्लाज्मा में घुल गया और 97% आरबीसी के साथ जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन की सहायता से।
ठीक है, हीमोग्लोबिन की सहायता से जाता है, ठीक है ना। अब ये ध्यान दीजिए, अब मैं बना रहा हूं, आपको इतना पता है जैसे कि 100% ब्लड में 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, HB, हीमोग्लोबिन कितना, 100% ब्लड है आपके पास, उसमें हीमोग्लोबिन मतलब समझे, जो लाल रंग बनाने का काम करता है, उसी को मैं बोल रहा हूँ हीमोग्लोबिन। 100% ब्लड में कितना प्रतिशत, कितना मतलब ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन होता है, 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। आप देखिए कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो कितना O2 संवहन करता है, O2 जुड़ा होगा, संवहन मतलब जुड़ना करेगा। आपको ये नहीं पता तो जान जाइए, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml O2 संवहन करते हैं, संवहन करते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, 100 ml ब्लड में कितना O2 संवहन करेगा। अब इसको बता सकते हैं, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, 14 से करिए, 1.3 का 14 से करिए, 16 से करिए, कितना आ रहा है बताइए आप लोग जितना में करेंगे तब तक मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा। इसको पूरा करेंगे ना तो लगभग में आ जाएगा 20 ml। ये दिख रहा है कि नहीं, देखिए एक बार, ये रंग दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना पूरा मस्त। जो ग्रीन रंग देखिए, आज मैं नया स्केच ला दिया हूँ कि इसको मैं आंसर रहेगा कोई चीज रहेगा तो मैं इसको इस रंग से समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर दिख रहा है एकदम, चलिए तब बढ़िया दिख रहा है। 20.00 कुछ भी आता है तो उसको मैं पॉइंट जो आ रहा है उसको नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ 20 ml को देख रहा हूँ। 100 ml ब्लड में 20 ml O2 संवहन करेगा, ठीक है। आप इसको जानिएगा, अब भविष्य में कोई पूछ भी लिया आपको तो बता दीजिएगा। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100% भाग में होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना O2 संवहन करेंगे, 1.34 ml O2 संवहन करेंगे। 100 ml ब्लड में कितना O2 संवहन करेगा, 20 ml O2 संवहन करेगा, ठीक है, समझ गए। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, मैं यह पूछना चाह रहा हूं, जो हीमोग्लोबिन है 97% भाग और 3% प्लाज्मा में, मैंने बताया आपको। देखिए मैं एक चीज बना रहा हूं, ये रक्त नलिका बना रहा हूं, ये भी रक्त नलिका है, क्या है, रक्त नलिका है। इसके अंदर मान लीजिए क्या है, ये सब प्लाज्मा है, ये पूरा प्लाज्मा वाला भाग है, ठीक है, ये सब प्लाज्मा वाला भाग है, समझ में आ गया। अब उसके अंदर ब्लैक से दिखा रहा हूं, ठीक है ना, उसके अंदर मानिए कि क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है ना, हीमोग्लोबिन का डायग्राम देखिए, मैं नीचे दिखा रहा हूँ हीमोग्लोबिन का, यहाँ पे देखिएगा, देखिए हीमोग्लोबिन, देखिए एक हीमोग्लोबिन का अणु, एक हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन 4 O2 के अणु को संवहन करता है। आपको पता है, जैसे कि देखिए हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, जितना डीप जाएंगे उतना मैं बताऊंगा, ध्यान देखिए। मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन का डायग्राम कैसा होता है, देखिए ये बना होता है Fe, 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 आयरन से बना होता है। इसके ऊपर प्रोटीन होता है, अल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन, दो अल्फा प्रोटीन होते हैं, दो बीटा होते हैं। ध्यान से देखिएगा हीमोग्लोबिन का डायग्राम, आयरन से बने होते हैं,
2 अल्फा 2 बीटा, इससे एक O2 जुड़ा, इससे एक O2 जुड़ा, इससे एक O2 जुड़ा, इससे एक O2 जुड़ा, ये सब मिला के ये बनते हैं एक हीमोग्लोबिन का डायग्राम। तो देखिए एक हीमोग्लोबिन कितना O2 के साथ जुड़ रहा है, आप बताइए जल्दी से। एक हीमोग्लोबिन कितना O2 के साथ जुड़ा है? तो देखिए यहाँ पे मैं रेड से लिखवा रहा हूं, एक Hb कितना O2 संवहन करता है, Hb प्लस O2, क्या हो जाएगा HbO2। फिर देखिए HbO2 प्लस O2 कितना हो जाएगा HbO4, HbO4 प्लस O2 HbO6 हो जाएगा, HbO6 प्लस O2 HbO8 हो जाएगा। तो देखिए हीमोग्लोबिन 8 ऑक्सीजन के परमाणु ले जाते हैं। एक को बोलेंगे परमाणु, इसके साथ में जुड़े हैं तो अणु बोलेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। थोड़ा मैं डीप में बता दिया आपको कि जानने में अच्छा ही होगा। ठीक है, नहीं जानना था तो समझ जाइए, जो जानना चाहता है जान जाएगा। मैंने बताया कि ये देखिए हीमोग्लोबिन मान लीजिए यहाँ पर है, ये मान लीजिए हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन से क्या जुड़ा है, O2 जुड़ा है। क्या जुड़ा है, O2 जुड़ा है। कितना O2 जुड़ा है, 8। कितना जुड़ा है, 8 ऑक्सीजन जुड़ा है। यहाँ पर Fe है। अब मान लीजिए कि ये आ रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, तो कितना प्रतिशत लेके आ रहा है, 97% लेके आ रहा है, और 3% प्लाज्मा में घुला है O2। मैंने बताया था 3% O2 प्लाज्मा में घुला है, 97% हीमोग्लोबिन के साथ आता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन आ रहा है हमारे साथ है। अभी जो ये आ रहा है, अब इसको तोड़ना है, अब इसको उत्तकों को देना है O2। ये मान लीजिए कि क्या है, उत्तक है। क्या है, उत्तक, टिश्यू है। ये क्या है, टिश्यू है। अब टिश्यू से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड O2 से निकलता है। देखिए मतलब उत्तकों से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे शरीर से जाता है हमारे उत्तकों के पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे उत्तकों को देना है। उत्तकों को देना है तो पहले देखिए इसको यहाँ डालना पड़ेगा, इसको यहाँ डालना पड़ेगा। आपको यह पता है हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा घुलनशील कौन सी पदार्थ होती है, कौन सी गैस होती है, कौन सी रक्त कोशिकाएं होती है? आप जिससे भी समझ जाइए, हमारे शरीर में कौन सी सबसे ज्यादा घुलनशील होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन? आप ये बताइए। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसको यहां पर लिख लीजिएगा, O2 CO2, सब O2 O2 से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशील होता है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, रक्त कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो O2 क्या होगा, टूटेगा। O2 क्या टूटेगा, O2 क्या होगा, टूटेगा। O2 क्या होगा, टूटेगा। जब O2 टूट रहा है तो ऑक्सीजन टूट गया, ऑक्सीजन टूट गया, ऑक्सीजन टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, इसमें जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारे कोशिका को दे देंगे। ये ऑक्सीजन टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड रक्तवाहिनियों में आया, ऑक्सीजन टूट गया। अब ये जो टूटा है इस प्रक्रिया को बोलते हैं बोर प्रभाव, बोर प्रभाव। ठीक है, क्या बोलेंगे, बोर प्रभाव। अब देखिए जो ऑक्सीजन है हमारे उत्तकों के पास चला जाएगा, क्या चला जाएगा, उत्तकों के पास चला जाएगा। समझ गए? ये देखिए ऑक्सीजन का परिवहन ऐसे होता है, बोर प्रभाव बोलते हैं। इसमें एक वो दिया है, क्या दिया है, इसमें एक ग्राफ दिया है। जब मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा तो इसमें ग्राफ होता है सिग्मोइड शेप का। इसमें बताया जाता है कि O2 का जुड़ना किससे होता है, एक होता है राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में जाएंगे तो O2 की मात्रा कम, जब O2 की मात्रा कम हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है हमारे रक्त वाहिनियों में।
जब हमारे रक्त वाहिनियों में O2 की मात्रा कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या समझेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तभी ना कम हो रहा है, कम हो रहा है तो इसका मतलब रक्त तो ऊतकों के पास जा रहा है। वो सब लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल से, बस आप इतना मत समझिए कि ऐसे होता है, इतना प्रति इतना होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, टूटने की प्रक्रिया को बोलते हैं बोर प्रभाव। अब मैं बताऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। इसको पहले 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर स्क्रीनशॉट मारिए, मैं साइड में हट रहा हूँ, जल्दी नोट करिए। समझ गए? हो गया? हो गया? चलिए, हो गया होगा, इतना मैं दावा है आपसे। अब देखिए, मैंने बताया आपको कि 100% ब्लड में से कितना हीमोग्लोबिन O2 जुड़ा है, 100 ml ब्लड में O2, 20 ml O2 जुड़ा है। देखिए, जो ऊतकों के पास O2 गया, अब ये O2 कितना गया आपको पता है? इसको जान जाइए आप, आज इसको जान जाइए। अब देखिए, जो O2 यहां से निकला है, ये हमारे ऊतकों के पास कितना जाएगा? 20 ml नहीं जाएगा, 20 ml नहीं जाएगा, कितना जाएगा? 5 ml O2 के, 5 ml O2 ऊतकों के पास जाता है, TISSUU, टिश्यू के पास। और 15 ml कहाँ गया? जो 15 ml O2 है, 15 ml O2 व्यायाम अवस्था में देगा, व्यायाम अवस्था में देगा। जो 15 ml O2 है व्यायाम अवस्था में देगा, और जो 5 ml O2 है ऑक्सीजन, हमारे ऊतकों को 100% ब्लड जो है उसमें O2 कितना है? 20 ml है। 20 में से 5%, 5 ml मान लीजिए, 5 ml O2 को किसको देगा? ऊतकों को देगा। 15 ml व्यायाम अवस्था में देगा, ठीक है। अब इसको मैं इरेजर कर रहा हूं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। उसको पहले लिख लीजिए जल्दी से, मैं साइड में लिख रहा हूँ, उसको इरेजर कर रहा हूँ तब तक। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा डीपली पढ़ना है तो उसको ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट होता है, समझ नहीं आता है बहुत से लोगों को। 3% प्लाज्मा में घुल के जाएगा, 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा। अभी जहां टूट रहा था उसको बोलेंगे बोर प्रभाव, जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन। वियोजन हो रहा था कि संयोजन हो रहा था? वियोजन हो रहा था। अब देखेंगे CO2 का परिवहन, CO2 का परिवहन। अब ऑक्सीजन का तो परिवहन करा लिए वहां से कुपिका से यहाँ तक, अब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसका परिवहन कैसे होगा उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मान लीजिए कि कितना, 100% कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। कितना आ रहा है? 100% कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। उसमें से 7% प्लाज्मा में जाएगा, 70% प्लाज्मा में होगा लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। 70% प्लाज्मा में रहेगा। अब प्लाज्मा में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, लिख लीजिएगा, के रूप में। जो 23% है ये होता है आर हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, जो बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो बनाता है कार्ब अमीनो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अम्ल, हीमोग्लोबिन
कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अम्ल, ठीक है, आरबीसी बोलेंगे। अभी जो प्रक्रिया है पूरा हमको डिटेल पढ़ना है, पूरा आरबीसी के अंदर घुस के पढ़ना है कि कैसे कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बना, कैसे कैसे क्या बना, इसी को हम लोग देखेंगे। आप ध्यान से देखते रहेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है। देखिए मैं यहाँ देखिए क्या बना रहा हूँ, मान लीजिए कि रक्त वाहिनियां बना रहा हूँ। ये क्या है, रक्त वाहिनियां। ये क्या है, रक्त वाहिनियां, जिसमें से जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस रक्त वाहिनियां में मानिए कि क्या है, आरबीसी में बना रहा हूँ। ये है आरबीसी, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। इसी आरबीसी के अंदर ये क्या है, आरबीसी है। इसके जो अगल बगल है, अगल बगल है, इस आरबीसी का क्या है, प्लाज्मा है। कौन सा भाग है, प्लाज्मा भाग। इस आरबीसी के अंदर 7% CO2 प्लाज्मा में होगा, मैंने बताया आपको अभी जस्ट, समझ गए। अब ध्यान दीजिए, अब जो 70% है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए जो 70% है, पहले 70% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आरबीसी में आ जाएगा। पहला स्टेप लिखिएगा, आरबीसी के अंदर क्या होगा, जल होगा। ये H2O के साथ जो CO2 है 70% अंदर है प्लाज्मा के अंदर। देखिए प्लाज्मा में होता है, मैं अभी आरबीसी के अंदर करके दिखा रहा हूँ, ये बाद में प्लाज्मा में आ जाएगा। डायरेक्ट लाने का फर्ज नहीं है, हमको डीपली पढ़ना है तो हमको समझाना पड़ेगा कि कैसे बाहर आया, ठीक है ना। तो इसलिए आप घबराइएगा मत, इसमें प्लाज्मा लिखा है तो आप आरबीसी के अंदर दिखा रहे हैं, आरबीसी के अंदर इसलिए दिखा रहे हैं, ये बन के बाहर आएगा, तो मैं उसको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। पहले देखिए, ये आरबीसी के अंदर जल होता है और CO2, ये बनाते हैं दोनों जुड़कर H2CO3, जिसका नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल। अब ये कार्बोनिक अम्ल दूसरे स्टेप में आएगा, टूट जाएगा H2CO3 में। क्या बनाएगा, H2CO3 में। ये टूटता है किसमें, H+ HCO3 में, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल में ये जो है कार्बोनिक अम्ल में टूट जाएगा, H+ HCO3 में टूट जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, ध्यान से देखिए। तीसरे स्टेप में यह होता है, अब तीसरे स्टेप में यह होगा, ध्यान से देखिए, जो हीमोग्लोबिन हमारे में होगा आरबीसी के अंदर, मैंने बताया, तो HbO2 होगा, HbO2। अभी HbO2 क्या होगा, HbO2, HbO2 ये टूट जाता है Hb+O2 में। ये जो O2 टूटा है ये चल जाएगा हमारे उत्तकों के पास, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 5% की 5 ml, ये चला गया। अब ये ध्यान दीजिए, जो ये Hb है और ये Hb है, तो देखिए H+, चौथे स्टेप में देखिए क्या होगा, ये H+ और Hb ये दोनों मिलके बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बनाते हैं HHB। ये जो होता है अनस्टेबल होता है, ये जो होता है अनस्टेबल होता है। इसको पूरा करने के लिए आता है NH2, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक अम्ल। क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिनिक अम्ल। अब देखिए पांचवें स्टेप में क्या होगा, पांचवें स्टेप में ये होगा, अब ये जो हीमोग्लोबिनिक अम्ल है इसके साथ HHB HHB+ प्लस HHB+ NH2 ये टूट जाएंगे H। ध्यान से देखिए जो स्टेप हुआ है, बस 2 सेकंड रुकिए तो। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या देख रहे थे, मैंने अभी बताया आपको, ये जो है
इसको छोड़िए, इसमें कुछ छूट गया है, उसको मैं बता रहा हूँ, पहले ध्यान से देखिएगा। हमको लग रहा था कि कुछ इसमें छूट रहा है, ठीक ना, ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने आपको बताया, इतना बता दिया, HCO3 में टूट गया, जिसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट के रूप में। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में इसमें होता है HbO2। अब इसको, ये होता है अनस्टेबल, इसको स्टेबल करने के लिए आता है पोटेशियम आयन। क्या आता है, पोटेशियम आयन, ठीक है, क्या आएगा, पोटेशियम आयन। ये टूट जाता है KHb+O2 में, ये O2 चला जाएगा हमारे प्लाज्मा के पास। चौथे स्टेप में क्या होगा, ये KHb टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा, टूट के बनाएगा K++HB, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पांचवें स्टेप में क्या होगा, पांचवें स्टेप में ये होगा, ये H और ये H++HB, ये दोनों मिला बनाते हैं HHB। अब ये भी होता है अनस्टेबल, इसको स्टेबल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए आता है NH2 समूह। क्या आएगा, NH2 समूह, NH2 समूह, ये दोनों जुड़ के स्टेबल हो जाते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग हीमोग्लोबिनिक अम्ल, ठीक है। छठवें स्टेप में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। छठवें स्टेप में जो 23% कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था हीमोग्लोबिन के साथ, मैंने अभी जस्ट बताया था, 23% हीमोग्लोबिन के साथ आ रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड आया प्लस ये HHbNH2, ये जुड़ के बनाते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, इसको मैं नीचे बना रहा हूँ, देखिए ऐसे बनेगा HHbNH ये पूरा समूह का नाम होता है कार्ब अमीनो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिनिक, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिनिक अम्ल, ठीक है, 23% भाग। अब ये जो पोटेशियम आयन बच गया, अब ये बच गया, ये जो है ना, अब इसी में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये आ जाएगा हमारे प्लाज्मा में HCO3 के रूप में। जो कार्बन डाइऑक्साइड बच गया, मैंने इसको क्रिया करा दिया, इसको करा दिया, अब ये बचा है, ये बचा है, तो ये देखिए क्या करेगा, ये आ जाएगा प्लाज्मा में। हमारे प्लाज्मा में होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। अब ये सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, Na+ बना के टूट जाएगा और Cl- बनेगा। अब देखिए, अभी जो सोडियम आयन है ये होता है माइनस, इसके साथ जुड़ के बनाता है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो मैंने आपको बताया, कितना बताया था आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में मिलता है प्लाज्मा में, बोला था मैंने प्लाज्मा में मिल रहा है। अब देखिए जो Cl- बचा है, अब यहाँ जो K बचा है, K++Cl, यहाँ से क्लोराइड जाएगा अंदर। अब ये क्लोराइड जो अंदर जा रहा है, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, जिसको बोलते हैं हेम्बर्ग फिनोमेना, हेम्बर्ग फिनोमेना, या क्लोराइड शिफ्ट, या क्लोराइड शिफ्ट, यहां से क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है, इसी को बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट। अब ये जाकर पूरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पूरा खत्म हो गया। जितना डीपली था उतना मैं डीपली बता चुका हूँ। आपको मैंने बताया कि सोडियम 70% बाइकार्बोनेट रूप में मिलता है, कैसे मिला इसको भी मैंने बता दिया। जो यहाँ पर था ये आ जाएगा बाहर, बाहर आके सोडियम के साथ जुड़ के बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। जो Na के साथ Cl जुड़ा है, Cl ये KCl के साथ बना देगा KCl, क्या बना देगा, बराबर करके KCl बना देगा,
ठीक है, ये पूरा प्रक्रिया होती है। तो चलिए, आज का ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, अगले वीडियो में जरूर से आइएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।